So hi, hello student, how are you today? Myself Vishal and today we'll study about the unit and measurement का next point वो होगा आपका errors के बारे में, ठीक है ना। So errors क्या होती है, तो हमने अब तक देखा ना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने प्रीवियस टॉपिक्स में जो हमने पढ़ रखा है वो था कि हमने क्वांटिटीज़ पढ़ ली, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। हमने मेजर किया तो वो हमारी क्वांटिटी थी, वो लेंथ की क्वांटिटी थी, है ना। इसके जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल की साइज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था आपका ऑयलिक एसिड का, है ना। तो हमने ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज़ को हमने फाइंड किया था, ठीक है ना। तो मतलब ये साइज़ क्या थी, वो जो साइज़ था, वो जो टर्म था वो किसका था, वो लेंथ का टर्म था, हाँ, है ना। तो हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने देख रखा था, हमने पैरेलैक्स देखा, हमने बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को और हमने छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी क्वांटिटी को हम जब मेज़र करते हैं तो उसमें जो ट्रू वैल्यू होती है, दैट मीन्स कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो हम मेज़र कर रहे होते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वो जो डिफरेंस होता है उसमें क्या, वो जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। मतलब उसमें क्या होगा कि उन दोनों में एक सर्टेन वैल्यू नहीं होगी, एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, उसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। और वही हमारी अनसर्टेनिटी क्या होती है, हमारी एरर्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी जितना भी मेजर करते हो वो सब क्या होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होते ना कुछ इसमें क्या होते हैं, डिफरेंस आ ही जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें। तो एरर्स क्या होती है, बेसिकली अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, है ना, या डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा टर्म था। तो अगर हम एरर की बात करें तो एरर ऑफ एनी क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो एरर विल बी इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एरर होती है। अब देखो, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो टर्म्स आते हैं। मतलब दो टर्म्स के कहने का मतलब क्या होगा कि वो कहता उसमें ये है कि या तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वैल्यू एक्यूरेट है ना, दैट मीन्स कि वो कितना, उसके एक्यूरेसी उसकी कितनी है, जो हमने जो मेजरमेंट कर रखी है वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी का जब भी टर्म आता है ना, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर है, तभी तो एक्यूरेसी बोलते हैं ना। और हम बोले कि 100% एक्यूरेट है, तो बोलते हो 100% एक्यूरेट मतलब क्या होगी कि उसमें ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में क्या होगी, डिफरेंस ज़ीरो होनी चाहिए, ये है ना। तो एक्यूरेसी, अब यहाँ पे हम बात करें कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, देखिए जाए तो एक्यूरेसी मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक वैल्यू, हमने कोई लेंथ है या मास है कुछ भी, है ना, हमने मेजर किया, उस मेजरमेंट में अगर हमें क्या हुआ, जो वैल्यू मतलब जो, अब सिंपल से बात है, अगर हम कोई भी क्वांटिटी दे दें, अगर मान लो कि हमने एक छोटी सी यहाँ पे कोई मान लो कि एक लेंथ दे दी, मान लो कि एक पिलर है, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको दे दी कि इसकी हाइट को आप मेजर करिए, एग्जैक्टली इसकी हाइट कितनी होगी। तो एक मान लीजिए वो ऑब्जर्वर 1 जो था उसने बोला कि ये 9 है, ठीक है ना, बोला कि ये 9 मीटर का है। एक ने बोला, दूसरा जो ऑब्जर्वर है उसने बोला ये 9.8 है, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जर्वर है उसने बोला ये 9.5 है। चौथा जो है इसने बोला ये 9.75 है, 9.75 है, ठीक है। पांचवा जो बोला उसने कि ये 9.85 है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर्स थे, जितने भी ऑब्जर्वर थे इन्होंने हाइट को मेजर किया। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, एक्यूरेट वैल्यू। तो अब क्या करोगे आप, उसकी क्या करोगे, देखोगे कि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है ना, उसकी ट्रू वैल्यू। तो मान लिया कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है, हमने मान लिया 9.5 मीटर, ठीक है ना, 9.5 मीटर है। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन में से
सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है ना, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी। तो इसमें हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एकदम बिल्कुल इसके पास है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वो यही है। तो ये क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी कि नहीं होगी, कोई डाउट है क्या इसमें? एक और ऑब्जर्वेशन में मान लिया यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन 9.45 मीटर, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया कि जो वैल्यू क्या हो, दोज वैल्यू या दोज वैल्यू विच इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्या होगी वो एक्यूरेट, वो क्या होगी एक्यूरेट होगी, ठीक है ना। मतलब ये क्लोजनेस ऑफ कैलकुलेटेड या मेजर्ड वैल्यू ना, वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, क्या होगा ये हमारी क्या होगी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। समझ में आ गया कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, वही हमारी क्या होगी, मतलब कौन सबसे ज़्यादा क्या है क्लोज है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू के साथ, वो हमारी क्या होती है एक्यूरेसी होती है। इसमें दूसरा टर्म आता है आपका प्रीसीजन, ठीक है, प्रीसीजन। अब ये टर्म क्या है, तो ये हमने देखा ना कि दो जब मेजर करते हैं जब वैल्यू, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होती वही हमारी क्या थी, यहाँ पे अगर हम इसको सिंपली लिखें तो ये क्या थी हमारी अनसर्टेनिटी, इसी को हम बोलते हैं एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं, जब कोई भी वैल्यू को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट है अगर वो क्या हो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोल्यूशन तक हो, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोल्यूशन तक हो, तो वो हमारी वैल्यू क्या होती है प्रिसाइज वैल्यू होती है, ठीक है ना। समझ में नहीं आया होगा, अभी देखते हैं, ठीक है, देखिए तो इसके कहने का मतलब क्या होता है, लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज प्रिसीजन, ठीक है। अब प्रिसीजन को एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं, तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा ना कि ये एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है, एक दो मार्क्स में पूछ देता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। देखिए हम इसी में इसको देख सकते हैं प्रिसीजन मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए अब हमने देखा कि इसमें सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी थी, तो हमने देखा कि ऑब्जर्वर 3 की जो वैल्यू थी वो थी सबसे ट्रू वैल्यू से क्या थी सबसे ज़्यादा क्लोज थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन तक कौन सी वैल्यू है जो उसके ज़्यादा क्लोज है ना। देखिए था क्या होना चाहिए इसमें, देखो अब ये नहीं कि हमेशा एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकती है, प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोल्यूशन तक कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखें इसको, तो इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये भी दूर है, ये भी, और ये दूर। हम इसको देखें तो ये है आपका, दैट मीन्स कि ये 4 मतलब कि यहाँ 4 तक तो श्योर है ना, और ये देख रहा है कि ये बोला है 5, वो मिनिमम काउंट है वो क्या हो गया कम है इसमें। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है, ऐसा समझ कुछ। तो इसमें हम प्रिसाइज वैल्यू की बात करें एग्जाम्पल में, तो ये होगी आपकी 9.45 मीटर इज मोर प्रिसाइज। क्लियर हुआ। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो सबसे मतलब मिनिमम काउंट कितना वो कर सकता है, ठीक है ना, मिनिमम काउंट कितना वो कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक लेंथ ये है हमारी, इसको हमने मेजर किया तो ये आपकी है 4 मीटर, एक ने बोला कि 3.99 मीटर, एक ने बोला 3.99 मीटर। मतलब इसमें देखो अगर इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 4 है, तो बोलेगा ना कि एक्यूरेट कौन है ये है, ठीक है ना। बोलेगा सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, तो कौन सी ये क्या होगी एक्यूरेट, और ये क्या होगी इसकी प्रिसाइज, ठीक है।
क्लियर हुआ? कुछ कोई डाउट है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एरर कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना, जब हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करेंगे तो उसमें एरर किस किस तरीके से हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला जो आपका है सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर, एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर और मिस्टेक उसको बोलते हैं। ठीक है ना, सो उसको देख। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि एरर्स के कैसे कैसे एरर हो सकते हैं। तो उनमें दैट मीन्स एरर का मतलब क्या था कि उसमें जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी क्वांटिटी होगी जो हम मेज़र करेंगे, उसमें जो हमारी जो भी अनसर्टेनिटी होगी वही हमारी क्या होगी? एरर होगी। क्लियर हुआ? तो पहला जो एरर है हमारा, वो है आपका है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक से समझ में आ रहा होगा, सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर हो सकती है क्या? पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। दैट मीन्स उस पूरे प्रोसेस में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हमारी क्या होती है? सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, और उन किसी भी पार्ट्स में अगर एरर होगी तो क्या होगी? वो हमारी एक सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? जैसे अगर मान लिया कि हमें कोई भी जैसे हमें मान लो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हमें वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है। उस प्रॉपर सेटअप में उस या फॉर्मूले में अगर हमें अगर फॉर्मूले में गड़बड़ी हो गई या उस प्रॉपर सेटअप में गड़बड़ी हो गई तो क्या होगी? वो हमारी एक सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो अब ये हो सकती है क्या? हमने देखा ना, ये हो सकती है क्या? पॉजिटिव हो सकती है, हो सकता है नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। क्लियर हुआ? अब इसमें है आपका पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करते हो स्केल, है ना। जब स्केल पुरानी होती है तो देखा होगा वेयर एंड टेयरिंग होती है उसमें, मतलब घिस जाती है स्केल। जब स्केल घिस जाती हैं तो आपने देखा होगा, अगर मान लो कि ये ओरिजिनल स्केल थी और ये हमारी लाइनिंग थी, यहाँ से स्टार्ट थी आपका, यहाँ से 0 मान लो, यहाँ से 15, ठीक है ना। और आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद ये जो थी, ये 0 जो था यहाँ पे ये टूट गया या घिस गया है। अब जो स्केल स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। तो क्या ये एक्यूरेट वैल्यू देगी आपको? ठीक है, नहीं देगी। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ये एरर है ना इसके अंदर, यहाँ से तो ये पार्ट इसका घिस गया या टूट गया, तो स्केल क्या देगी? ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगी। तो इस तरीके के एरर को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, या मान लो आपके पास थर्मामीटर है ना। थर्मामीटर आपने क्या किया? नॉर्मल प्रेशर पे आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो दिखा रही है 104 डिग्री सेल्सियस। अब एग्जैक्टली वी ऑल नो दैट ना कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे होता है? 100 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। सो अगर ये इनमें फ्लक्चुएशन शो कर रहा है तो वो हमारे वो जो हमारे टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर के टाइप होते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका था कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आपका प्रोसीजर या आपका प्रोसेस है ना वो गलत है तो हमें रीडिंग कभी भी करेक्ट नहीं मिल सकती है, कभी भी हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल सकती है। क्लियर हुआ? कैसे? जैसे मान लो कि आपको इस बोर्ड की लेंथ देते हैं, आपसे पूछ दे कि इसका टोटल एरिया फाइंड करो, तो टोटल एरिया क्या आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, सिर्फ यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपने मेज़र कर ली है ना, या आपने कैसे आपने प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज़ की, मान लो कि आपने इसके डायगोनल को मेज़र कर किया, या कहीं भी आपने मान लो जैसे कि हम देखते हैं जैसे मान लो ये था, ठीक है ना, आपसे पूछ दे कि इसकी एरिया को फाइंड करो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे मेज़र कर लिया, ठीक है, और आपने इसको ऐसे मेज़र कर लिया। मतलब ये वाली लेंथ हमने जो ये लेंथ थी, ये मान लो ये जो लेंथ थी आपने इसको ऐसे मेज़र कर लिया, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक वो उसको आपने ऐसे मेज़र कर लिया, ठीक है ना, ऐसे किया। तो क्या आप इससे एरिया इसको बता सकते हैं? बताएंगे तो क्या होगा? वो एरर होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा आपका है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर में आपने देखा होगा, जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व करते हो कोई भी चीज़, अगर मान लो मेजर करो, लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये चीज़ें बहुत लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लैब में बहुत ही इसको केयरफुली आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि एग्जैक्टली एरर कैसे फाइंड होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम लिए कि
पर्सनल का एरर मतलब होता है बेसिकली जो आपने खुद से किया है। खुद से मतलब क्या होगी, आपकी लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है ना, कि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से या हमें कैसे उसको मेजर करना है, ठीक है ना। मान लो कि ये एक लेंथ थी, ठीक है, और आपने क्या किया, इस लेंथ को मेजर करने के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट रखा, जो आपने स्केल रखा, वो यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है ना। आप इसके पास ना रख के यहाँ से रख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं। तो होता ही है ना, बेसिकली ये होता है कि जो हमारी लेंथ होती है इसके मतलब एग्जैक्टली आपने ये चीज़ें देखा होगा कि अगर मान लो कि दूर से इसको देखें तो उसकी पूरी लेंथ को कवर कर लेगा, स्केल जो होगी हमारी पूरी लेंथ को कवर कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पे रख के देखेंगे ना, तब तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू समझ में आएगी कि उसका कितना वैल्यू है, ठीक है ना, कितना उसका कैलकुलेट वैल्यू हमने कितना उसको हमने मेजर किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके के एरर को बोलते हैं हम पर्सनल एरर। अब ये द लास्ट वन है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे मान लो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना हीटिंग ऑफ वाटर का, तो हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और 0 पे क्या होता है, फ्रीज होता है। अगर मान लो उसमें कंडीशंस होती हैं, उसमें दैट मीन्स कि प्रेशर, अभी ये चीज़ें आगे आप पढ़ोगे, उसमें प्रेशर पे टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होगा, मतलब आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल में हम कुकर ले लेते हैं ना, कुकर आपने देखा होगा कि उसमें जब वो उसको ढक देते हैं बिल्कुल, तो वो जो उसमें दाल या जो भी चीज़ें वो जल्दी गल जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उस पर जो बॉइलिंग होता है, जो अब आपने देखा होगा ना कि नॉर्मली जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब उसको प्रेशराइज कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ना। दैट मीन्स कि वो अगर 100 पे हो रहा था तो वो किस पे होगा, 150 पे होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम थर्मोमीटर रखें तो क्या होगा, उसमें देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना चला गया, 150। एग्जैक्टली कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इस तरीके के दैट मीन्स ये किस पे इफेक्ट हुआ, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। सॉरी, किससे इफेक्ट हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इफेक्ट हुआ, क्लियर हुआ। तो ये सब हमारी क्या थी, सिस्टमेटिक एरर थी। सिस्टमेटिक एरर को क्या करते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं। कैसे, तो प्रॉपर सेटिंग से, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, ठीक है ना। और या अगर मान लो कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो ये दिखा रहा है कितना, अगर मान लो कि 104 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, ठीक है ना, दिखा रहा था, ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी मेजर कर लेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट किस पे दिखाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे दिखाएगा। समझ में आ गया, मतलब एग्जैक्टली वही बात है ना। अब यहाँ पे एरर कितने का था, तो यहाँ पे ±4 डिग्री सेल्सियस का एरर है आपके पास। समझ में आ गया, तो ये चीज़ें थी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट एरर आपका है, वो है आपका रैंडम एरर। अब रैंडम का मतलब क्या होता है, तो रैंडम मतलब क्या होगी, जो वो अगर किसी भी क्वांटिटी मेजरमेंट में या किसी भी प्रोसेस में अगर रैंडमली कुछ ऐसा फैक्टर हो गया, तो उससे क्या होगी, हमारी जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, अफेक्ट होती है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि हम कोई भी चीज़, जैसे आपने केमिस्ट्री में कर रहा होगा, है ना, केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल करोगे, अभी इसमें आप 11th में जाओगे तो करोगे, ठीक है। तो अचानक से अगर कोई चीज़ हो गई, है ना, रैंडमली कुछ हो गई जो अनवांटेड थी, तो क्या हो गया, हमें रीडिंग करेक्ट दिखाई देगा, है ना। जैसे मान लो कि अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, अचानक से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो उस पर डिपेंड करता है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें करेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। या रैंडमली देखो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे, सिंपल पेंडुलम का करोगे, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम में देखो, अगर मान लो कि आप उसको बिल्कुल ऐसे सिस्टम में करते हैं जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर वर्क नहीं करता है। तो आपने देखा ना, सिंपली अगर हम पेंडुलम को ऐसे मूव कराते हैं और मान लो ज़ोर से हवा चलने लगी, ठीक है ना, तो ज़ोर से जब हवा चलेगी तो हवा का इफेक्ट होगा उसके ऊपर, वो उसके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएगा या उसके मूवमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मतलब उसको उसके अपने तरीके से मूव करना चाहेगा। तो वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इस तरीके के एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर बोलते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है लीस्ट काउंट एरर। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है, लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपने देखा था कि जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कम से कम अब मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक ये लेंथ दे दिया, ठीक है, ये लेंथ दे दिया आपको, और आपको मैंने दे दिया मीटर स्केल, है ना, मीटर स्केल दे दिया। तो मीटर स्केल से आप क्या करोगे, इसको ये बताओगे, और मान लो उसमें मीटर स्केल में mm के, वो mm का या सेंटीमीटर का, सिर्फ क्या है, सेंटीमीटर का है, उसमें mm की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको मेजर करोगे तो बताओगे कितना, कि अप्रॉक्सीमेटली ये सर हो सकता है कितना, 25 सेंटीमीटर हो सकता है ना, 25 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है ना। एक मीटर स्केल थी, है ना, 25 सेंटीमीटर से बोला, मीटर स्केल के साथ इसने बोला 25 सेंटीमीटर बोला। अब एक बंदा जो आया, ये ऑब्जर्वर मान लो इसने 1 था, एक बंदा आया, इसने इसको हमने जो स्केल दी उसमें mm के भी टर्म्स थे। क्या थे उसमें? mm के भी टर्म थे। तो ऑब्जर्वर 2 ने जो रीडिंग दी वो थी 25.4 सेंटीमीटर। कहने क्या मतलब कि 25 सेंटीमीटर प्लस 4 mm की भी, मतलब कि ये लिस्ट काउंट कितना हो गया इसमें, मतलब 1 mm को भी काउंट कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तीसरा जो है उसको हमने दे दिया वर्नियर कैलिपर्स। आई थिंक हम इसके थोड़ी बहुत हमने इसको ब्रीफ समरी ले रखी थी। तो तीसरा जो ऑब्जर्वर ने उसके पास क्या है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल से आया, इसने बोला कि 25.46 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लो कि हमने स्क्रू गेज बना दी, स्क्रू गेज के साथ हमने देखा ये क्या था आपने, वर्नियर कैलिपर्स के साथ, ये था आपका मीटर स्केल के साथ, और नहीं कौन सा, सॉरी ये मीटर स्केल के साथ था जिसमें mm की वैल्यू नहीं थी, ये भी मीटर स्केल था जिसमें mm की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा मान लो हमारा स्क्रू गेज आया। तो जो फोर्थ ऑब्जर्वर था उसने स्क्रू गेज से जो मेजर की वैल्यू वो थी 25.468 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, इसमें अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि एग्जैक्टली जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो इसमें मतलब कम से कम मेजरमेंट कौन कर रहा है, ठीक है। तो जो हमने ये देखा कि जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रिसाइज है, उसके साथ क्या करते हैं हम, लिस्ट काउंट एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एग्जैक्टली एक ने तो 25 ही है, लेकिन एग्जैक्टली वो कितना था, तो कुछ और ही वैल्यू थी, 25 से समथिंग ज़्यादा थी। तो वो कितनी ज़्यादा थी, तो वो जितना ज़्यादा अगर हमारे पास प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें एक्यूरेट देगा, ठीक है। तो समझ में आया कुछ। तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम ज़्यादा से ज़्यादा इस लिस्ट काउंट एरर को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हमें मैक्सिमम रेजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये हमारी थी लिस्ट काउंट एरर। नहीं तो अगर क्या बोलता, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तो वो क्या बोलता, वो 25 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग बोल देता है, लेकिन एग्जैक्टली वो कितनी थी, तो हमने देखा कि ये इतनी थी, और भी ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा जब इससे ज़्यादा कोई प्रिसाइज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब है लास्ट वन, ये बेसिकली ग्रॉस एरर है ना। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल, और हम कह रहा है कि मिस्टेक्स। तो अगर हमारे कोई भी प्रोसीजर है तो सिंपली अगर देखें तो इसमें सारे टर्म्स हमने देख रखा है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाँ है ना, हमारी लैक ऑफ नॉलेज या हमारी टेक्निक जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर बोलेंगे, या हम पर्सनल जो हमारी एरर होगी उसको हम बोलेंगे मिस्टेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। जो हमने रैंडम हमने कोई भी मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, क्लियर हुआ। सो ये थी, और हमने देखा भी प्रीवियस लेक्चर हमने देखा ये था कि एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी की थी। उसके बाद आपके 1-2 पॉइंट्स है, मतलब 2 टॉपिक्स आपके मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है ना। तो उसको आपको बेसिकली उसको पढ़ लेना है आपको कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों हुआ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको एग्जाम के लिए या कहीं भी एग्जाम में वो नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, नॉलेज के लिए हो, तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो थैंक यू एंड गुड लक।